सो है गैस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है इरेडा, यानी कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में देखने को मिल जाएगा। और साथ में दोस्तों एक डिस्क्लेमर भी है, जितनी भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना। आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इरेडा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों, पिछले कुछ टाइम से लगातार इन्वेस्टर्स के मन में एक ही क्वेरीज आ रही है कि पिछले कुछ टाइम में लगातार इरेडा की परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग वाली क्यों है। अगर देखा जाए इसके प्रॉपर रीज़न के बारे में, तो देखो, गिरावट की शुरुआत कंपनी के रिजल्ट के बाद से हमें देखने को मिली थी। अभी हाल ही में जब कंपनी ने अपने Q1 के रिजल्ट को पब्लिश किया था तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था उसमें हमें 36% की गिरावट देखने को मिली थी और 247 करोड़ की प्रॉफिट कंपनी ने रिपोर्ट किया था। अब मार्केट एक्सपेक्टेशंस जो लेकर चली थी इस कंपनी के Q1 से वो गिरावट का ही था, बट कंपनी के जो नंबर्स हमें देखने को मिले वो एक्सपेक्टेशन से भी ख़राब थे। तो इस वजह से इरेडा करीब आपको 5% तक गिरती हुई दिखी थी। और साथ में एक और पॉइंट हाईलाइट हुआ था और वो था एसेट क्वालिटी, जो कि हमें डिक्लाइन होता हुआ दिखा था। अब इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न क्या है? तो सबसे बड़ा रीज़न है दोस्तों गेंसोल इंजीनियरिंग। रिसेंटली इस कंपनी की बैंक्रप्सी आपको देखने को मिली थी। 700 करोड़ के आसपास का नंबर एक लोन का था जो कि इरेडा ने फाइनेंस किया था गेंसोल इंजीनियरिंग को, और वो डिफ़ॉल्ट हो गया। तो अल्टीमेटली इससे क्या है कि इरेडा को एक लॉस हुआ, जिस वजह से जिनके जो एसेट क्वालिटीज़ हैं उसमें हमें गिरावट देखने को मिली है और कंपनी के जो एनपीएस हैं उसमें हमें तेज़ी देखने को मिली। तो इन सारे कारणों की वजह से लगातार जो इम्पैक्ट है इसके वैल्यूशंस में देखने को मिला। और 52 वीक हाई से देखोगे तो लगभग 46% इरेडा अभी आपको नीचे देखने को मिल रही है। बट इसी पीरियड में इस कंपनी के अगर हम वैल्यूशंस की बात करें तो लिस्टिंग के बाद इस कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी थी, वैल्यूशंस भी काफ़ी ऊपर था, 55 की पी पे कंपनी दिखती थी। अभी क्या है कि कंपनी की ईपीएस नीचे गए हैं, तो इस वजह से वैल्यूशंस को भी मार्केट ने तोड़ा है। 55 से कंपनी का जो वैल्यूशन है वो गिरकर 25 के रेंज पे आ चुका है, यानी कि लगभग 30 टाइम का वैल्यूशन आपको नीचे जाता हुआ दिखा है। तो इन सारी चीज़ों को आप नोट डाउन कर सकते हैं। यही सारी मेन चीज़ें हैं जिससे इरेडा पिछले कुछ टाइम से लगातार परेशान आपको देखने को मिली है। अब इसके अलावा अगर कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें Q1 के, तो उसमें इरेडा में प्रोमोटर की स्टेक आपको कम होते हुए देखने को मिलेंगे, क्योंकि ओएफएस से रिलेटेड हमें चीज़ें सुनने को मिली थी। बट अगर हम एफआईएस की बात करें तो उनकी स्टेक इंक्रीज़ हुए हैं, डीआईएस की स्टेक भी इंक्रीज़ हुए हैं और पब्लिक की स्टेक भी इंक्रीज़ हुए हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप नोट डाउन कर सकते हैं। बाकी इन सारी चीज़ों के बेसिस पे कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सभी चीज़ें मैंने आपको डेटा के बेसिस पे बताई है। तो इसका मतलब है कि आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर लेना। सो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में जिसका नाम है ट्रेडर पाजी। इनका रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं। 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इनको ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में, और 3000 से भी ज़्यादा ट्रेडर्स को ये ऑलरेडी ट्रेन कर चुके हैं। अब देखो दोस्तों, पिछले कुछ टाइम में मार्केट में जो परफॉर्मेंस दिखी है उस परफॉर्मेंस की वजह से काफ़ी सारे बिगनर्स को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो अगर किसी भी तरह का डाउट्स एंड क्वेरीज़ हैं आपको, तो वो सारे क्वेरीज़ आप यहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर आकर क्लियर कर सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों एक और बेनिफिट है ज्वाइन करने का। काफ़ी सारी कंपनी के जो चार्ट्स हैं उसको अच्छी तरह से टेक्निकली एनालाइज कर आपको वो यहाँ पर अपडेटेड देखने को मिलता है, तो उसका भी बेनिफिट आप ले सकते हैं। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अब अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है नज़ारा टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड। सो दोस्तों अभी हाल ही में नज़ारा टेक्नोलॉजीज़ ने अपने Q1 के रिजल्ट को पब्लिश किया था, जहाँ पर कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें मोर देन डबल होता हुआ दिखा, यानी कि डबल से भी ज़्यादा होता हुआ दिखा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और साथ में कंपनी ने प्रपोजल रखा था उस बोर्ड मीटिंग में स्प्लिट और बोनस का भी, और स्प्लिट और बोनस का जो प्रपोजल है वो भी बोर्ड ने अप्रूव कर दिया है। अब देखा जाए अप्रूव किया है तो किस रेशो में किया है उसकी भी बात कर लेते हैं। तो देखो, फिलहाल कंपनी बता रही है कि अभी जो कंपनी का फेस वैल्यू है वो 4 रुपये का है, ठीक है। आफ्टर स्प्लिट कंपनी का फेस वैल्यू 2 रुपये का हो जाएगा, यानी कि कंपनी 1:2 के रेशो में आपको स्प्लिट दे रही है। साथ में कंपनी ने बोनस भी क्लियर कर दिया है 1:1 की रेशो में। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप एक शेयर इस कंपनी का ओन करते हैं तो बदले में एक शेयर आपको मिलेगा बोनस के तौर पर, और उस एक शेयर पे आपको 2 शेयर एक्स्ट्रा मिलेगा, एक के बदले 2 और 2 के फिर एक के बदले 2। तो मतलब बोल सकते हैं कि एक शेयर के बदले लगभग 4 शेयर आपको मिलने वाला है। किसकी तरफ से? नज़ारा टेक्नोलॉजीज़ की तरफ से, स्प्लिट और बोनस को इंक्लूड कर।
सो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं तो इस चीज़ को आप नोट डाउन कर सकते हैं। इन्वेस्टर नहीं है, इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी कोई रिकमेंडेशन ये नहीं है। तो चलिए इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL। अब दोस्तों कल का दिन 15 अगस्त था, आप सभी को पता है इंडिपेंडेंस डे। कल हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके हमें भाषण देखने को मिले, काफ़ी सारी चीज़ें सुनने को मिली, जिसमें GST की बात सुनने को मिली, 15,000 देने की बात सुनने को मिली और डिफेंस से रिलेटेड भी कुछ बातें हमें सुनने को मिली। अब HAL टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे हैं, सॉरी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की बात कर रहे हैं, सॉरी। तो इसकी बात हम करेंगे तो डिफेंस से रिलेटेड ही करेंगे। तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से जो डिफेंस की बातें सुनने को मिली वो एग्जैक्ट हमारी जो कंपनीज है डिफेंस सेक्टर की, उनके ऑर्डर बुक में कुछ इन्फ्लो लाने का काम कर सकती हैं। अब देखो इस चीज़ को समझो, मेंशन है यहाँ पर हमारे जो गवर्नमेंट है उसको डिफेंस में और भी पुश लाना है, यानी कि डिफेंस को और भी बड़ा करना है। तो इंट्रोड्यूस किया जा सकता है सुदर्शन चक्र प्लान बोला है हमारे प्राइम मिनिस्टर ने। उसके अलावा जेट इंजन की भी बात उन्होंने कहा है। अब देखो जेट इंजन तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि HAL के इतने बड़े ऑर्डर बुक एग्जीक्यूट इसलिए नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि हम इंजन्स के लिए अमेरिका पर डिपेंडेंट हैं। जनरल इलेक्ट्रिक आप कंपनी का नाम जानते ही होंगे। अब पहले के मुकाबले उससे इंजन्स थोड़ा मिलना शुरू हुए हैं, तो उससे कंपनी के जो ऑर्डर बुक हैं उसकी जो एग्जीक्यूशन पेस है वो आने वाले कल में थोड़ी स्पीड होती हुई दिखेगी। तो उसकी बात हम लोग आगे करेंगे, बट पहले बात कर लेते हैं कि इससे रिलेटेड गवर्नमेंट ने कहा क्या है। तो देखो जेट इंजन इंडिया में बनाने का काम हमारी गवर्नमेंट अब करने वाली है, यानी कि बोल सकते हैं जो भी हमारा डिफेंस है उसको मेड इन इंडिया हम बनाना चाहते हैं, किसी कंट्री पर डिपेंडेंट रहना नहीं चाहते। तो इस वजह से जेट इंजन के कॉन्ट्रैक्ट्स हमारी डिफेंस कंपनी को मिल सकती है, जिसमें HAL जैसी कंपनीज, भारत इलेक्ट्रॉनिक जैसी कंपनीज फोकस में दिख सकती है। उसके अलावा सुदर्शन चक्र, अब इसका नाम आपने सुना ही होगा, बट डिफेंस में इसका क्या काम है भाई। तो देखो कोई स्टेटमेंट अगर देखा जाए तो टेक्निकल भाषा में अगर देखा जाए तो हमारे प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कोई टेक्निकल भाषा में इन सारी चीज़ों का हमें स्टेटमेंट देखने को नहीं मिला। बट PTI ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया था जिसमें उन्होंने बताया था कि एक्सपर्ट मान रहे हैं कि एक सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है जो कि इज़राइल यूज़ करती है। अब इज़राइल का एक आपको बोल सकते हैं आयरन डोम का नाम ज़रूर सुनने को मिला होगा अब तक, जो कि बोल सकते हैं ऑल वेदर एयर डिफेंस शील्ड की तरह काम करता है। मतलब जो भी उन पे अटैक्स होते हैं आयरन डोम उसको बोल सकते हैं जांच कर लेता है और उसको काउंटर कर लेता है, इंटरसेप्ट कर लेता है, इट मीन्स। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि आयरन डोम जैसा चीज़ हमारी इंडिया इंट्रोड्यूस कर सकती है हमारे डिफेंस सेक्टर पे, जो कि क्या करेगा, इंटरसेप्ट करेगा मिसाइल को विथ हाई एक्यूरेसी। और इसी को सुदर्शन चक्र का नाम दिया गया है। देखा जाए तो ये कोई ऑफिशियल चीज़ें नहीं है अभी, ये PTI की रिपोर्ट ने ये चीज़ बोला है। मतलब एक्सपर्ट का मानना यह है कि सुदर्शन चक्र बोला जा रहा है आयरन डोम को, जो कि हमारी गवर्नमेंट इन फ्यूचर इंट्रोड्यूस कर सकती है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से हमारी जो डिफेंस कंपनीज़ हैं वो आपको नेक्स्ट ट्रेडिंग डे हो सकता है कि फोकस में रहती हुई दिख जाए। और अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मेड इन इंडिया के बारे में, तो इसका मतलब ये है कि आने वाले कल में प्राइवेट प्लेयर्स की भी एंट्री हमें डिफेंस सेक्टर में देखने को मिल सकती है। तो जो भी डिफेंस सेक्टर के प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो भी नेक्स्ट ट्रेडिंग डे आपको मे बी फोकस में रहते हुए दिख सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों पर आप थोड़ा सा ध्यान देना। उसके अलावा दोस्तों जैसा कि मैंने बताया इंजन से रिलेटेड बात आपको, जैसे मैं बता रहा था आपको, तो जनरल इलेक्ट्रिक से देखा जाए तो इंजन की जो सप्लाई है वो पहले के मुकाबले थोड़ी इंक्रीज़ हुई है। तो तेजस MK-1A एयरक्राफ्ट का जो ऑर्डर है उसको एग्जीक्यूट करना है, तो इंजन्स की ही कमी पड़ रही है HAL को। तो वो अगर मिलने लगा है उनको पहले के मुकाबले, तो कमिंग क्वार्टर में एयरक्राफ्ट की जो डिलीवरीज हैं उसमें हमें तेज़ी देखने को मिल सकती है। और ये सारी चीज़ें जो हैं बोल सकते हैं कंपनी के जो एग्जीक्यूशन ग्रोथ हैं उसमें भी एक बड़ा तेज़ी ला सकता है, क्योंकि कंपनी के ऑर्डर बुक तो अच्छे हैं बट उसको एग्जीक्यूट कंपनी नहीं कर पा रही थी इंजन्स की कमी की वजह से। अब एग्जीक्यूशन ग्रोथ कंपनी का बेटर दिख सकता है अच्छे ऑर्डर बुक की वजह से। और अगर रेगुलर बेसिस पे सप्लाई मिलती रही तो कंपनी के जो नंबर्स हैं आने वाले क्वार्टर्स में वो भी इम्प्रूव हो सकते हैं। अब देखो हाल ही में क्या हुआ है कि नुवामा ने स्टेटमेंट दिया था कि 2025 के फाइनेंशियल ईयर से लेकर 28 के फाइनेंशियल ईयर तक इस कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ग्रोथ की जो वो उम्मीद लगाकर चल रही है वो 24% CAGR तक का है। इस चीज़ को नोट करना। तो ओवरऑल लॉन्ग टर्म की ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन तो बिजनेस से अच्छी है। बाकी देखते हैं कि आगे चलकर हमें क्या क्या खबर और सुनने को मिलती है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अब अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है टीटागर रेल सिस्टम लिमिटेड। अभी हाल ही में टीटागर ने अपने Q1 के रिजल्ट को पब्लिश किया था।
रिजल्ट देखा जाए तो कुछ खास अच्छा नहीं था, क्योंकि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो उसमें हमें 54% की ड्रॉप देखने को मिली थी। और रेवेन्यू की बात करें तो उसमें भी 24.8% का ड्रॉप देखने को मिला था। और अगर हम इबिट्टा की बात करें तो उसमें भी गिरावट 26% की देखने को मिली थी, और मार्जिन की बात करें तो उसमें भी गिरावट हमें देखने को मिला था 0.2% का। अब देखा जाए तो टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड, ये जो कंपनी है पूरे फाइनेंशियल ईयर में इसका जो सबसे वीक क्वार्टर होता है वो Q1 ही होता है। अगर आप पहले का भी रिकॉर्ड देखोगे तो यहाँ से देख लो आप। मार्च में कंपनी ने 974 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया था। फिर उसके अगला Q1 था, 9 से 11 करोड़ का रेवेन्यू वहाँ पर आया। और उसके बाद देखोगे तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि Q1 कंपनी का वीक रहा था, और 2025 में भी कंपनी का Q1 हमें वीक ही देखने को मिला। बट नोट करने वाली बात यहाँ पर यह है कि इससे पहले जितने भी Q1 कंपनी ने वीक दिखाया है उसमें से सिर्फ एक 2022 के Q1 में कंपनी के जो नंबर्स थे रेवेन्यू के वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नीचे थे, बाकी एवरी Q1 ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ ही रिपोर्ट करते हुए दिख रहे थे। बट इस बार क्या हुआ है कि कंपनी के नंबर्स सिर्फ Q1Q बेसिस पे नहीं, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी गिरे हैं, जो कि शॉकिंग है। अब क्यों शॉकिंग है? क्योंकि ऐसा हमें कभी देखने को मिला नहीं था। तो ऐसा हमें देखने को क्यों मिल रहा है भाई? तो इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है टीटागढ़ के कैपेसिटी। अब देखो, मैंने आपको काफ़ी पहले ही बता रखा था कि टीटागढ़ अभी कोई ग्रोथ फेज पे नहीं है। इसके नंबर अब हमें एक म्यूटेड नंबर देखने को मिल सकते हैं, या फिर हमें डी ग्रोथ नंबर देखने को मिल सकते हैं। ग्रोथ नंबर देखना मुश्किल है, क्योंकि अभी कंपनी अपने जो प्रोडक्शन करती है उसकी जो कैपेसिटी है वो पूरी तरह से फुल है। मतलब उसको कंपनी बढ़ा नहीं सकती, ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं कर सकती, एक लिमिटेड प्रोडक्शन कंपनी कर सकती है। इस वजह से अभी टीटागढ़ जो है वो कैपेक्स पे ध्यान दे रही है। तो टीटागढ़ के जो बिजनेस है वो बोल सकते हैं अभी के टाइम पे कंसोलिडेशन फेज में है, और लगातार कंपनी के इन्वेस्टर्स इस कंपनी के नंबर्स अच्छे देखते आ रहे हैं। और पिछले एक साल में जो नंबर्स में डी ग्रोथ देखने को मिली है, इसी वजह से पिछले कुछ टाइम में टीटागढ़ की जो परफॉर्मेंस है वो भी हमें डिसअपॉइंटिंग वाली देखने को मिली है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी कि टीटागढ़ लगातार आपको नंबर्स वीक क्यों रिपोर्ट करती हुई दिख रही है, और इसकी परफॉर्मेंस भी क्यों ख़राब है। अब देखो, कैपेक्स से अगर कंपनी अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ा ले तो अल्टीमेटली कंपनी के जो नंबर्स हैं वो भी ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि ऑर्डर्स तो कंपनी के पास अच्छे खासे हैं, बट सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूशन की प्रॉब्लम है, और एग्जीक्यूशन पे ही कंपनी फिलहाल ध्यान दे रही है। इस वजह से लगातार कैपेक्स की न्यूज़ हमें कंपनी की तरफ से सुनने को मिला है। तो इन सारी चीज़ों पे आप थोड़ा ध्यान रखना और एनालिसिस कर लेना। तो चलिए, ये वीडियो यहीं तक था। आप करता हूँ, वीडियो आपको अच्छा लगा और लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।